हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से यूनिट 4 अर्ली एडोलेसेंस फ्रॉम 9 ईयर्स टू 18 ईयर्स को कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ अक्रॉस डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल इमोशनल, यानी कि शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक क्षेत्रों में उभरती क्षमताएं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो एडोलेसेंस 9 से 18 वर्ष तक मानी जाती है और इसे चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच का एक संक्रमण काल जो है वो कहा जाता है। इस एज में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं और फैमिली, फ्रेंडशिप, आइडेंटिटी जैसे जो मुद्दे हैं बच्चों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट इस स्टेज को क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं, क्योंकि यह वही समय है जब बच्चों में नई शारीरिक क्षमताएं, मानसिक परिपक्वता और सामाजिक स्वतंत्रता जो है वो विकसित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में क्या आता है, सबसे पहले है हमारा प्यूबर्टल चेंजेस। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो बच्चों की लंबाई और जो वेट है उसमें ग्रोथ होती है, जैसे कि और इसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज होती है, जैसे कि बॉयज़ की वॉइस में चेंज होना और गर्ल्स के जो फिजिकल पार्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट होना, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना। नेक्स्ट हम मोटर स्किल्स में देखते हैं, जो इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंक्रीज होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट जो ब्रेन एंड कॉग्निटिव रेडीनेस की अगर हम बात करें तो हमारे जो माइंड का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो भी इस एज में इम्प्रूव होती है। उसके बाद हेल्थ एंड रिस्क में हम देखते हैं, तो जब हम कुछ गलत चीज़ें खाते हैं तो इससे जो हमारे अंदर ओबेसिटी और मेल न्यूट्रिशन इस एज में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके बाद कुछ जो अडल्ट्स हैं उनमें जैसे कि नशा करना या फिर कोई अनसेफ प्रैक्टिसेस जो हैं, ऐसे बिहेवियर भी उनके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद जो अवेयरनेस है फिजिकल अपीयरेंस और बॉडी इमेज की, वो भी बच्चों के अंदर आ सकती है कि हमें हमारी बॉडी को कैसे रखना है, हमें हमारी जो इमेज है वो कैसे बनानी है। उसके बाद सोशल इमोशनल डोमेन की बात करें तो फर्स्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इस एज में जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसके अलावा वो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, करियर होते हैं और उसके बाद लाइफ वैल्यूज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी में हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से जो उनके इमोशंस हैं वो इंटेंसली फ्लक्चुएट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो अपने आप पर कंट्रोल करना सीखते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। फिर पीयर रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें जो फ्रेंडशिप्स है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाती है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट बन जाती है किसी भी अडल्ट की लाइफ का। नेक्स्ट जो इस एज में बच्चों को अपने साथियों का समर्थन मिलता है, लेकिन कई बार इससे क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर है उसमें नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर उनके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे संगत में नहीं होंगे तो इससे जो उनकी नेगेटिविटी है, जो उनके बीच में जो नेगेटिविटी है वो भी बढ़ सकती है। तो जो ये स्टेज होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने पीयर ग्रुप की ज़्यादा सुनते हैं। नेक्स्ट फैमिली रिलेशनशिप्स में देखें तो जो फैमिली होती है वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में करना चाहती है, लेकिन इस एज में वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, तो इससे जो पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पर उन्हें गाइडेंस, लव और सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसके बाद वो नेगोशिएशन स्किल्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। फिर मोरल वैल्यूज़ की हम बात करें तो न्याय, समानता और मानवाधिकार जैसे जो मूल्य हैं बच्चे उनको समझते हैं और जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम में अपने रंग, रूप और साथियों की तुलना की वजह से आत्मसम्मान जो है वो भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके बाद सकारात्मक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो है बच्चे का बढ़ता है, और जबकि जो नकारात्मक छवि चिंता और जो अवसाद ला सकती है।
और इसके बाद अगर बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी है तो वो उसकी कॉन्फिडेंस को लीड कर सकता है, और अगर नेगेटिविटी है तो उसकी सेल्फ इमेज को एंजाइटी और डिप्रेशन में भी लेकर जा सकती है। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो स्कूलों को स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद और जो गाइडेंस की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए, और शिक्षकों को भी ये देखना चाहिए, टीचर्स को भी ये देखना चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझे और सही जो उनको डायरेक्शन हैं वो प्रोवाइड करें। उसके बाद डिबेट कॉम्पिटिशन्स और स्किट कॉम्पिटिशन्स, ग्रुप डिस्कशन जैसे जो सामाजिक कौशल और हैं उनको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए शुरू करना चाहिए। फिर उनके लिए करियर और गाइडेंस की काउंसलिंग और कैसे वो अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए। इसके बाद हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो अर्ली एडोलेसेंस है वो एक डायनामिक पीरियड ऑफ ग्रोथ है। इसमें जो बच्चे हैं उनके अंदर फिजिकल और सोशल इमोशनल जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो उस टाइम में बच्चे अपनी आइडेंटिटी, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी वैल्यूज़ को शेप करते हैं। कैसे शेप करते हैं? अपनी फैमिली, स्कूल और सोसाइटी के प्रॉपर सपोर्ट की वजह से। तो वो अगर हम बच्चों को पूरे अच्छी से गाइडेंस देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो हम उनको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हम बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद है एमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ अक्रॉस डोमेन्स रिलेटेड टू कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, क्रिएटिविटी एंड एथिक्स। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में उभरती क्षमताएं, जिसमें हम मेटाकॉग्निशन, सृजनात्मकता और नैतिकता को देखेंगे। तो एडोलेसेंस यानी कि 9 to 18 ईयर्स का जो टाइम है हमारी जो लाइफ में बहुत खास होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर जो हमारा ब्रेन है वो मैच्योर होता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम अपने फैसले लेने के लिए, समस्याएं सुलझाने और सही गलत को इवेलुएट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अपनी सोच पर विचार करना, नई कल्पनाएं और समाधान तैयार करना, उसके अलावा नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन क्या है? मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपनी सोच पर सोचना, यानी कि कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। यानी हम समझते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, कौन सी जो प्लानिंग है हमारे लिए काम करती है और कहाँ हमसे मिस्टेक हो सकती है जो लर्निंग की प्रोसेस में। तो इसकी इमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ में हम देखते हैं कि इसमें जो अडल्ट्स हैं वो खुद सोचते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है। उसके बाद वो देखते हैं, वो खुद को जांचते हैं कि क्या मुझे यह सब्जेक्ट समझ में आया है। फिर वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो इसमें केवल किसी चीज़ को रटते नहीं हैं, बल्कि खुद से सवाल पूछते हैं और कंपैरिजन करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कैसे हमें क्या चीज़ सीखनी है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम अपने नोट्स बनाता है, खुद से क्वेश्चन पूछता है और समय से एक प्लानिंग बनाता है कि कैसे उसे अपना सिलेबस कवर करना है। तो इस तरह वो पूरी प्लानिंग से, अपनी पूरी योजना से एक बेटर तरीके में सीख पाता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम इसमें लिख सकते हैं कि जो टीचर्स हैं उनको बच्चों को एनकरेज करना चाहिए सेल्फ इवेल्युएशन करने के लिए। उसके बाद रिफ्लेक्टिव जर्नल, यानी कि अपनी सोच को लिखने की जो आदत है उसे भी टीचर्स को बच्चों में डेवलप करना चाहिए। साथ ही जो साथियों के साथ अपने जो डिस्कशंस होते हैं उनसे फीडबैक लेना होता है, ये भी मेटाकॉग्निशन को इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी का मतलब है नई और उपयोगी कल्पनाओं को बनाना। इसमें हम समस्या का नया समाधान खोजते हैं और कला, विज्ञान, संगीत या टेक्नोलॉजी में नए नए जो प्रयोग हैं वो करके देखते हैं। इसकी इमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ यानी कि उभरते क्षमताएं हैं। जो अडल्ट्स होते हैं वो उनमें काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो नए विचारों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वो कला, संगीत, राइटिंग और विज्ञान में अलग अलग प्रयोग करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट वो करते हैं, अलग अलग विषयों से ज्ञान लेकर नई चीज़ें बनाते हैं। उसके अलावा समस्या का जो नया तरीका है उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स हैं उनको ट्राई करते हैं।
एग्जाम्पल है जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो पोएम्स लिखकर अपनी इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, या फिर अपना जो कोई भी साइंस का कोई मॉडल दिखा के अपना कोई अलग खोज करता है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई डिजिटल कंटेंट रेडी करता है जो कि अपनी जो उनकी थिंकिंग है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसको वास्तविक रूप वो देता है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में ये होना चाहिए कि स्कूल्स में प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स के ज़रिए नई जो चीज़ें हैं वो सिखानी चाहिए। उसके अलावा कला, वाद विवाद और नवाचार जो क्लब हैं वो सब स्कूलों में विकसित होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर जो क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसे डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का मतलब है कि सही और गलत का फ़र्क समझना और अपने जीवन के लिए सही मूल्यों का निर्माण करना। एमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ में हम देखें तो किशोर न्याय, समानता, ईमानदारी और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को एथिक्स में समझते हैं। वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, उन पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो एथिकल थिंकिंग है वो गहरी और अमूर्त हो जाती है, इसका मतलब है वो और भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके अलावा जो जिम्मेदारी है, जो एम्पैथी है, इंटेग्रिटी है, वो भी एडोलेसेंस में डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स किसी बच्चे को स्कूल में बुली कर रहे हैं तो उसका अपोज करना, उसका विरोध करना। उसके अलावा जो सामुदायिक सेवाएं हैं उनमें भाग लेना, यानी कि जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उनमें पार्ट लेना, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए अपने आसपास लोगों को अवेयर करना। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम लिख सकते हैं कि जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ मोरल डिस्कशंस कर सकते हैं, उनको रोल प्ले का मौका दे सकते हैं, और उन्हें कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए वो उनको थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि एडोलेसेंस में मेटाकॉग्निशन, क्रिएटिविटी और एथिक्स जैसी जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो ये कौशल उन्हें उच्च शिक्षा में सफलता और करियर में आत्मनिर्भरता और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की राह दिखाते हैं। नेक्स्ट इज इश्यूज रिलेटेड टू प्यूबर्टी, यानी कि किशोरावस्था में आने वाली समस्याएं। तो प्यूबर्टी एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन का टाइम है जो कि 10 to 16 ईयर्स के बीच देखा जा सकता है। इस एज में अडल्ट में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें जो रैपिड चेंजेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक नेचुरल डेवलपमेंटल फेज है जिसमें कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो भी बच्चे में देखने को हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल इश्यूज की बात करें तो फिजिकल इश्यू में सबसे पहले आता है ग्रोथ स्पर्ट। इसमें क्या होता है, जो बच्चों की जो हाइट है, वेट है, उसमें एक रैपिड चेंज होता है जिससे जो बच्चे में डिस्कम्फर्ट, ऑकवर्डनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो देखी जा सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बच्चों में एक्ने आ सकते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में हो सकती है, बॉयज़ की जो वॉइस है वो चेंज हो सकती है, जिससे बच्चे को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन एंड नॉक्टर्नल एमिशंस में हम देख सकते हैं कि जब किसी लड़की के फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन्हें थोड़ी एंजाइटी या फिर एम्बेरसमेंट जो है वो फील हो सकती है। बॉडी इमेज कंसर्न भी हो सकते हैं बच्चे, जब उनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होती है तो वो खुद को अपने पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखते हैं, जो उन्हें लीड कर सकता है डिससेटिस्फेक्शन की तरफ। फिर इमोशनल इश्यूज की बात करें तो उनमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो सकता है, जो लो सेल्फ एस्टीम है उनको वो देखने को मिल सकता है, वो शायद अपने फिजिकल डेवलपमेंट से इनसिक्योर हो सकते हैं, एंजाइटी अबाउट सेक्सुअलिटी हो सकती है, और अपोजिट सेक्स से जो अट्रैक्शन है उसकी क्यूरियोसिटी हो सकती है, और सेक्सुअल फीलिंग में भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकती है। फिर सोशल इश्यूज की बात करें तो पीयर प्रेशर उन्हें देखने को मिल सकता है। एडोलेसेंस के टाइम उन्हें स्मोकिंग, अल्कोहल,
इस टाइप की जो रिस्की बिहेवियर है वो भी फेस करने पड़ सकते हैं। जेंडर रोल उन्हें थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकता है, क्योंकि सोसाइटी की स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो बॉयज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गर्ल्स को थोड़ा मॉडेस्ट होना चाहिए। उसके बाद बुलिंग एंड टीजिंग भी सोशल इश्यूज़ में आ सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस में जैसे कि एक्ने आ जाते हैं, तो ये उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा लो कर सकता है। फिर प्राइवेसी नीड्स, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो प्राइवेसी की डिमांड करते हैं जो कि शायद उन्हें उनके पेरेंट्स से नहीं मिलती, तो इस वजह से उनके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फिर एजुकेशनल इश्यूज आ सकते हैं, तो इसमें हो सकता है उन्हें कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो, या फिर जो उनकी परफॉर्मेंस है उनका प्रेशर हो। उसके बाद अवेयरनेस गैप भी इस चीज़ में देखने को हमें मिल सकता है। फिर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो न्यूट्रिशनल नीड्स में जो चीज़ें उन्हें प्रॉपर चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए और उन्हें ना मिल पाए, और या फिर पुअर डाइट की वजह से उन्हें एनीमिया या फिर ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसर्न भी हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटेजीज टू हैंडल प्यूबर्टी इश्यूज। तो इनको हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से जो स्ट्रेटेजीज हैं वो अपना सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर गाइडेंस। तो पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों को एक प्रॉपर एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, उन्हें उनकी हेल्थ के बारे में अवेयर करना चाहिए, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। काउंसलिंग सपोर्ट बच्चों को स्कूल में, घर पर या फिर क्लास में ऐसे टीचर्स को देना चाहिए। उसके बाद हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो प्यूबर्टी है एक नेचुरल स्टेज ऑफ ग्रोथ है, जो कि बच्चों में फिजिकल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो लेकर आती हैं। तो लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, एजुकेशन और सपोर्ट से हम इसको एक सक्सेसफुली इससे हम कोप कर सकते हैं, ताकि बच्चों में जो ये बच्चों में जो ये चैलेंजेस आते हैं वो उनसे मूव ऑन कर सकें और एक हेल्दी अडल्टहुड की तरफ बढ़ सकें। नेक्स्ट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी कि लैंगिकता और विकास। तो ये हमें समझाने का प्रयास करता है कि कैसे सोसाइटी में मेन एंड वुमेन की जो भूमिकाएं हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके अवसर हैं, कैसे वो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहले वीमेन इन डेवलपमेंट यानी कि महिलाओं को विकास में शामिल करने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब जेंडर एंड डेवलपमेंट की सोच ये कहती है कि हमें समानता, न्याय और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें, एक साथ डेवलप कर सकें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो जेंडर है, जो लिंग है, उसका मतलब होता है कि जो सोसाइटी ने मेन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं वो होते हैं जेंडर, और जो सेक्स रेफर करता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को, यानी कि ये मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति करना। उसके बाद जेंडर एंड डेवलपमेंट का उद्देश्य ये भी है कि लोग ये समझें कि जेंडर जो रोल्स जो होते हैं वो कैसे डेवलपमेंट में बाधा या फिर अवसर पैदा कर सकते हैं। उसके बाद इनके प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहले है इक्विटी एंड इक्वालिटी। इसमें क्या होना चाहिए, सभी लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज, एजुकेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। एम्पावरमेंट में वुमेन और जो कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, जो कुछ ऐसे वंचित वर्ग होते हैं जिन्हें सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, उन्हें भी एक आवाज़ उठाने का, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को देखने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें जो लीडरशिप रोल्स है वो उन्हें प्रोवाइड करवाने चाहिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि मेन एंड वुमेन इक्वली सोशल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। एलिमिनेटिंग डिस्क्रिप्शन में भेदभाव का अंत करना, यानी कि जो ये हमारी सोसाइटी के बैरियर्स हैं जैसे कि पैट्रियार्की, स्टीरियोटाइप्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन सबको ख़त्म करना, इन सबको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले है सोशल जस्टिस। तो ये इक्वल राइट और फेयरनेस को प्रमोट करता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, जो विमेन होती हैं जब वो काम करती है तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनती है। एजुकेशन में भी हम देख सकते हैं कि अगर सबके लिए एजुकेशन होगी तो जो एजुकेटेड विमेन है वो अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर सकती है। फिर हेल्थ आउटकम्स की बात करें तो
इससे क्या होगा, हेल्थ पॉलिसीज़ इम्प्रूव होंगी, लोग उन्हें समझना शुरू करेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, अगर जो लीडरशिप है वो महिलाओं को दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव जो गवर्नेंस है वो प्रमोट सोसाइटी में किया जाएगा। अब उसके बाद इश्यूज़ इन जेंडर एंड डेवलपमेंट में क्या आ सकते हैं, सबसे पहला आ सकता है पैट्रियार्कल माइंडसेट, यानी कि सत्तात्मक सोच की वजह से जो विमेन है वो अपने घर में ही रह जाती हैं। उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो सकता है कि ये मान लिया जाता है कि जो पुरुष हैं वही काम करते हैं, जो विमेन है वो केवल घर ही संभालती हैं। फिर घरेलू हिंसा और सेक्सुअल हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अनइक्वल एक्सेस हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स, वेजेस और हायर एजुकेशन में जो विमेन है वो अभी भी पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से जेंडर एंड डेवलपमेंट में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर इनइक्वालिटी होना, यानी कि जो पे गैप है और फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को प्रोवाइड करना, और मेल और फीमेल की पे में गैप होना, यानी कि आदमियों को ज़्यादा सैलरी देना, वुमेन्स को कम सैलरी देना। लीडरशिप पोजीशन, यानी कि जो लीडरशिप पोजीशन है वो केवल मेन को ही मिलेगी। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं वो जेंडर और डेवलपमेंट के बीच आ सकती हैं। अब जो रोल ऑफ एजुकेशन है जेंडर और डेवलपमेंट में वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो करिकुलम है उसमें ऐसी करिकुलम में एक ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने का काम करे। अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए जो कि इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर को प्रमोट करे। इंक्लूसिव पेडागोजी होनी चाहिए जिसमें इक्वल पार्टिसिपेशन एंड बॉयज़ और गर्ल्स को एनकरेज किया जा सके, और गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। और टीचर्स का रोल भी ये होना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू सोसाइटी में जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करे। तो जो टीचर्स हैं उनको बच्चों के लिए खुद एक एग्जाम्पल का काम करना चाहिए। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जेंडर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर मेन एंड वुमेन एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, उन्हें समान अधिकार मिले, समान उन्हें जिम्मेदारियाँ मिले, और एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल क्षेत्र हैं इन सब में वो आगे बढ़ें, उन्हें सबसे पहले उन्हें मौका दिया जाए। उसके बाद जो रोज़गार हैं उनमें भी उनको मौके मिले। तो ये सब हम इस कंक्लूजन में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ऑन द ग्रोइंग चाइल्ड। तो बढ़ते बच्चे पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि जो एक बच्चा है वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकता। उसे ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इस एनवायरनमेंट में फैमिली, पीयर, कम्युनिटी, सोशल मीडिया, कल्चरल वैल्यूज़, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और मोरल सोशल डेवलपमेंट को शेप करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका क्या रोल होता है, वो उसका बच्चे पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो जो एनवायरनमेंट, सबसे पहले इसमें है फैमिली इन्फ्लुएंस। तो जो पेरेंट्स है वो किसी भी बच्चे का फर्स्ट एनवायरनमेंट होते हैं जो कि अपने बच्चे को लव, केयर, डिसिप्लिन, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये सब प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चे की पर्सनैलिटी है वो जो अफेक्ट होती है। अगर बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट घर से मिलेगा तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, लेकिन वहीं अगर ये सब नेगेटिव होगा तो ये बच्चे पर एक नेगेटिव प्रभाव जो है वो डाल सकता है। फिर पीयर ग्रुप से बच्चा अपनी सोशल स्किल, लैंग्वेज और हैबिट्स ये सब शेप करता है। अगर पीयर ग्रुप से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अगर उसके फ्रेंड्स ही नहीं बनेंगे, उसे रिजेक्शन मिलेगा, तो उसे इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद स्कूल एनवायरनमेंट में भी टीचर, क्लासमेट्स और क्लास में उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसकी जो नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, डिसिप्लिन है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर उसे क्लास में हैरेसमेंट मिलती है, कोई उसे बुली करता है, तो ये उसको एक नेगेटिव साइड की तरफ लेकर जा सकता है। फिर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक्सपोजर है वो बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो उसको किसी चीज़ की एडिक्शन की तरफ लेकर जा सकती है। और उसके बाद
बाद हम बात करते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट और इसके इन्फ्लुएंस की। तो जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, तो बच्चा अपनी मदर टंग सबसे पहले सीखता है। वो अपने एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल वो अपने कल्चर से सीखता है। अगर उसे ये सब उसके एनवायरनमेंट से अच्छे से मिल रहा है तो वो उसके लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। फिर वैल्यूज़ एंड मॉरल्स में हम देख सकते हैं कि जो बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कल्चरल लर्निंग हो सकती हैं। अपने एनवायरनमेंट से, अपने सोशल कल्चर से वो बच्चा इन सब चीज़ों को सीखता है। फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस भी बच्चा अपनी फैमिली से ही सीखता है। ये सब उस चीज़ें उसकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती हैं। तो एक सोशल आइडेंटिटी डेवलप करने में फेस्टिवल और ट्रेडिशन काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद जेंडर रोल्स में बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बॉयज़ के कुछ डिफरेंट रोल्स होते हैं, गर्ल्स के कुछ डिफरेंट रोल्स होते हैं और वो ही उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें, ये सभी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन बच्चों के बिहेवियर और उनके ड्रीम्स को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस में हम देखें तो राइट टू एजुकेशन है। इसमें सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना इनका जो गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है, ताकि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनको इक्वल एजुकेशन जो है वो मिल सके। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, बच्चों को चाइल्ड लेबर, अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से सेव करने के लिए। फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्कीम्स होती हैं, जिसमें स्कूलों में मिड डे मील चलाई गई है, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है, ताकि जो कोई बच्चा है उसकी हेल्थ केयर पॉलिसीज़ और को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज़ चलाई गई हैं। गर्ल्स एजुकेशन के लिए गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी गई है, ताकि जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसे प्रमोट किया जा सके, गर्ल्स को एम्पावर किया जा सके और उनका जो इक्वल पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में उसको इनकरेज किया जा सके। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा देखा जाता है, कोई भी बच्चा अगर किसी पॉलिटिकल स्टेबल सोसाइटी में है तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके अपोजिट अगर कहीं पर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है तो इससे बच्चे में ट्रॉमा या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन है, वो देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अगर बच्चे को सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो उसकी डेवलपमेंट को अच्छे से शेप करने में हेल्प करता है। एक सपोर्टिव फैमिली, एक इंक्लूसिव कल्चर जो होता है, और तो वो बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ अगर उसे नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, तो बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर जो असर है वो पड़ सकता है। तो इसीलिए टीचर्स को भी ये देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि हर बच्चे को एक अच्छा और पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है वो मिल सके।